नमस्कार, स्टडी IQ IAS हिंदी प्लेटफॉर्म पर आपका स्वागत है। दोस्तों, आज हम लोग मुद्दे की बात कार्यक्रम में एक बेहद ही महत्वपूर्ण मुद्दे पर बातचीत करने वाले हैं और यह मुद्दा जुड़ा हुआ है पॉलिटी से, है ना। पॉलिटी यानी कि राज व्यवस्था। पॉलिटी के बारे में मैं आपको बताऊं तो ये जो सब्जेक्ट है, ये सब्जेक्ट IAS के मेंस एग्जामिनेशन में GS के पेपर 2 में बहुत ही महत्वपूर्ण सब्जेक्ट के तौर पर पढ़ा जाता है। और आज का जो मुद्दा है, आज का जो टॉपिक है मुद्दे की बात कार्यक्रम में, इसमें हम ED यानी कि इन्फोर्समेंट डायरेक्टोरेट, प्रवर्तन निदेशालय के कॉन्टेक्स्ट में जो हालिया गतिविधियां रही हैं, क्यों यह प्रवर्तन निदेशालय चर्चा में रहा है और इसके कॉन्टेक्स्ट में अन्य जो महत्वपूर्ण बातें हैं, इस पर चर्चा करेंगे। ठीक है, यहाँ पर टॉपिक का जो टाइटल दिया गया है वो ये है कि क्या ED बाकी जांच एजेंसियों से अधिक ताकतवर है। एक प्रश्नवाचक चिन्ह लगाया जा रहा है, एक संशय क्रिएट किया जा रहा है, एक जिज्ञासा क्रिएट की जा रही है कि क्या ऐसा है, और यदि ऐसा है तो क्यों है, और अन्य जांच एजेंसियों की तुलना में जो वर्तमान में अपनी शक्ति का इस्तेमाल कर रहा है, यह कितना सही है या फिर इसमें कुछ और संभावना दिखती है या फिर नहीं दिखती है। इन सभी पर आज की चर्चा में हम बात करेंगे। आइए शुरुआत करते हैं। देखिए, प्रवर्तन निदेशालय, जिसके बारे में मैंने आपको क्या बताया, ED यानी कि इन्फोर्समेंट जो डायरेक्टोरेट है, इसी को हिंदी में प्रवर्तन निदेशालय की संज्ञा दी जाती है। इसके द्वारा कई जगहों पर छापेमारी की गई है। हाल के समय में आपको पता होना चाहिए कि कई राजनेताओं के घर पर छापेमारी की गई और बड़ी मात्रा में वहां से धनराशि इकट्ठा भी की गई। आगे यहाँ पर मैं आपको बताऊं तो मोदी सरकार में जांच अभियान में माना जा रहा है कि 27 गुना बढ़ोतरी की गई है प्रवर्तन निदेशालय के माध्यम से। यानी कि 2004 से लेकर के 2014 के बीच में इस संस्था के द्वारा जितनी जांच की गई थी, जिस मात्रा में या जिस संख्या में जांच की गई थी, उससे 27 गुना बढ़ोतरी इस समय हुई है, यानी कि 2014 से लेकर करके अभी तक की स्थिति में। क्लियर। अन्य जांच एजेंसियों के मुकाबले राजनेताओं पर इसके द्वारा कहीं अधिक शिकंजा कसा गया है और यह तो जग जाहिर है। समाचार पत्रों में आप सुन रहे होंगे, टीवी चैनल्स पर आप देख रहे होंगे, है ना। पहले आरोप तय होने के बहुत कम मामले दर्ज किए जाते थे। ये हालिया गतिविधि है, हालिया स्थिति है प्रवर्तन निदेशालय के कॉन्टेक्स्ट में। अब हम यहाँ आगे बढ़ने से पहले जो प्रवर्तन निदेशालय है, इसके बारे में एक पृष्ठभूमि बता देना उचित समझता हूँ, है ना। इसके बारे में थोड़ा सा एक बैकग्राउंड होना चाहिए कि आखिर यह संस्था कब बनी और किस तरीके से यह संस्था काम करती है। देन फिर हम लोग आगे इसको अच्छे से टटोल पाएंगे और समझ पाएंगे। क्लियर। और देन फिर उस प्रश्न का भी जवाब देने की स्थिति में होंगे जो यहाँ हमने टॉपिक के तौर पर रखा है कि क्या ED अन्य जांच एजेंसियों के मुकाबले कहीं अधिक ताकतवर है। और अन्य जो जांच एजेंसियां हैं वो बहुत ही महत्वपूर्ण जांच एजेंसियां हैं, जैसे कि CBI, सेंट्रल ब्यूरो ऑफ इन्वेस्टिगेशन, केंद्रीय अन्वेषण ब्यूरो, है ना, NIA, नेशनल इन्वेस्टिगेशन एजेंसी, है कि नहीं। तो इन जांच एजेंसियों के मुकाबले ED को आखिर क्या ऐसी शक्ति मिली हुई है जिसके कारण ऐसी बातें की जाती हैं कि यह अन्य जांच एजेंसियों से भी अधिक बढ़ चढ़ करके हो गया है। और इनफैक्ट इसके संदर्भ में यह भी कहा जाता है कि यह न्यू CBI का रोल निभा रहा है कि नहीं। न्यू CBI, इस तरीके की भी टिप्पणियां देखी गई हैं। यहाँ पर मैं बता दूं दोस्तों कि जो ED है, इसकी स्थापना 1956 में की गई थी। कब की गई थी? तो 1956 में। और तब से यह जो संस्था है अपना कार्य कर रही है। इसका जो प्राथमिक तौर पर कार्य है ये है कि जो मनी लॉन्ड्रिंग की स्थिति बनती है ना, मनी लॉन्ड्रिंग, इसे हम हिंदी में कहते हैं धन शोधन। इसे हिंदी में कहते हैं धन शोधन। अब धन शोधन क्या हुआ? धन शोधन का बहुत ही सीधा सा मतलब है कि ब्लैक मनी को व्हाइट मनी में कन्वर्ट करना, है ना। किसी भी माध्यम से जो काला धन है उसे सफ़ेद करने के जो उपाय किए जाते हैं, उन उपायों को सर्च करना, उन उपायों से संबंधित जो लोग हैं उनको सर्च करना, उनको चेक करना और जो भी उचित कार्रवाई है वो करना। ठीक है। तो यह जो प्रवर्तन निदेशालय है, दरअसल इससे संबंधित जो गतिविधियां होती हैं इसी को संचालित करता है। इसके कार्य
के अंतर्गत मैं आपको बताऊं तो इसका जो कार्यक्षेत्र है बहुत ही व्यापक है और इसी लिहाज से यह जो है कई स्थितियों में, कई जगहों पर यह अपनी भूमिका दर्शाता है ना। कहने का मतलब ये है कि जो ईडी का कार्यक्षेत्र है, इसका कार्यक्षेत्र आतंक से लेकर करके, आतंकी गतिविधि से लेकर करके और जो वन्य जीवों का शिकार होता है वहां तक इसका कार्यक्षेत्र विस्तृत है। वन्य जीवों का शिकार यानी कि इन गतिविधियों में जो भी लोग संलग्न होते हैं उनको भी जांच करने का काम यह कर सकता है। कौन? तो इन्फोर्समेंट डायरेक्टरेट। इसके अलावा यह जो संस्था है, यह जो संगठन है, यह संस्था कई अन्य मामलों में भी, जैसे कि ट्रेडमार्क से संबंधित कोई यदि घपला हुआ है, कोई यदि धांधली हुई है ना, इन सभी मामलों में, या फिर कॉपीराइट से संबंधित कोई उल्लंघन हुआ है, तो इन सभी मामलों में यह अपना हस्तक्षेप दर्शा सकती है। क्लियर? तो इस कारण से आपको मैं मोटे तौर पर बताऊं कि इसका जो कार्यक्षेत्र है वह बहुत अधिक व्यापक है और इस लिहाज से यह विभिन्न मामलों में अपनी भूमिका निभाता है और दर्शाता है। क्लियर? आगे हम और चर्चा भी करेंगे कि इसके ऊपर अन्य जो आरोप लगते रहे हैं उन आरोपों के कंटेक्स्ट में क्या तर्क दिए जाते। आगे बात करें, PMLA 2002 से ईडी को अधिक शक्तियां मिली हैं, है ना। अब यहां पर यह ध्यान दीजिएगा कि जो PMLA ये क्या होता है। PMLA का मतलब होता है प्रिवेंशन ऑफ मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट 2002। यहां ध्यान रखिएगा, प्रिवेंशन ऑफ मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट 2002। इसको हिंदी में क्या कह सकते हैं? धन शोधन निरोध अधिनियम 2002। क्लियर? यहां पर हिंदी और अंग्रेजी दोनों ही मैं लिख देता हूं। कई बार प्रश्न पत्र में हिंदी आपको नहीं समझ में आए तो अंग्रेजी से आप पता लगा सकते हैं कि अच्छा ये क्या कहना चाह रहा है। क्लियर? इसलिए मैंने यहाँ पर दोनों ही लैंग्वेज में, हिंदी और अंग्रेजी दोनों में ही यहाँ पर बता दिया है। अब देखो यहाँ पर एक बड़ी बात यह है कि जब यह अधिनियम लाया गया था तो उस समय एनडीए की सरकार थी, नेशनल डेमोक्रेटिक अलायंस की सरकार थी, राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन की सरकार थी और उस समय अटल बिहारी वाजपेयी जी भारत के प्रधानमंत्री थे। आपको पता होना चाहिए कि 2002 की बात चल रही है और उस समय भारत के प्रधानमंत्री कौन थे? तो श्री अटल बिहारी वाजपेयी जी। ये बात इसलिए जरूरी है क्योंकि इस अधिनियम को लागू किया गया था, इनफोर्स में लाया गया था वर्ष 2005 में। क्लियर? और इस समय यूपीए की सरकार थी, यूनाइटेड प्रोविंस अलायंस की सरकार थी। क्लियर? तो यहां पर यह समझने वाली बात है कि एक जो बड़ी सरकार थी, बड़ा जो एक गठबंधन था, उसके नेतृत्व में यह अधिनियम लाया गया, पारित किया गया और उसके बाद एक दूसरे गठबंधन वाली सरकार का जब गठन होता है तो फिर उसके माध्यम से इसे इन्फोर्स किया गया था, इसको लागू किया गया था। क्लियर? अब इस अधिनियम के माध्यम से ईडी की शक्तियों को और अधिक व्यापक किया गया। अभी मैंने बताया ना कि आतंकी गतिविधियों से संबंधित जो स्थितियां रहती हैं वो भी ये जांच कर सकता है। इसके अलावा जो वन्य प्राणियों के शिकार से संबंधित स्थितियां रहती हैं या फिर कॉपीराइट, ट्रेडमार्क से संबंधित जो स्थितियां रहती हैं उसको भी ये चेक करता है। इसके साथ साथ जो ईडी है, इसको जो भी कॉन्स्पिरेसी होती है, क्रिमिनल कॉन्स्पिरेसी, या फिर हम इसको हिंदी में ही लिख देते हैं आपराधिक षड्यंत्र, है ना, आपराधिक षड्यंत्र से संबंधित जो भी गतिविधियां रहती हैं उसको भी ये जांच कर सकता है। आपराधिक षड्यंत्र, आपराधिक षड्यंत्र की जांच, है ना। अब यहां पर एक शब्द आ रहा है षड्यंत्र, कॉन्स्पिरेसी। अब किसी भी मामले में यदि षड्यंत्र हो रहा है और अपराध से वो मामला जुड़ा हुआ है तो फिर ईडी का हस्तक्षेप उसमें हो जाएगा।
दूसरी बड़ी बात यहाँ पर यह है दोस्तों कि इसका जो दायरा है, इसका दायरा अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर भी विस्तारित। कैसे? मान लो कि कोई उद्योगपति है, कोई कंपनी है जो कि भारत में मनी लॉन्ड्रिंग करता है, भारत में अवैध तरीके से धन कमाता है और ये विदेश में भेज देता है, और वहाँ पर इसने उस धन का इस्तेमाल करके प्रॉपर्टी या फिर कहें संपत्ति अर्जित कर ली है। तो फिर ईडी क्या कर सकता है कि ईडी उसी मात्रा में, जितनी मात्रा में उसने वहाँ पर अपनी प्रॉपर्टी बनाई है, उसी मात्रा में भारत में उस उद्योगपति की प्रॉपर्टी को जब्त कर सकता है, उसकी कुर्की कर सकता है ना। तो यहाँ तक अधिकार किसको मिला हुआ है? ईडी को, इन्फोर्समेंट डायरेक्टोरेट को, या फिर कहें प्रवर्तन निदेशालय को मिला हुआ है। क्लियर? तो इस लिहाज से कह सकते हैं कि जो ईडी का दायरा है इस संदर्भ में बहुत ही व्यापक, बहुत ही विस्तारित हो जाता है। क्लियर? कई संशोधनों के द्वारा पीएमएलए का जो दायरा है ये बढ़ाया गया है। 2013 में संशोधन हुआ था, 2009 में संशोधन हुआ था, है ना, 2015 में संशोधन हुआ था। इस तरीके से इसका दायरा अलग अलग स्तरों पर बढ़ाया गया है। यहाँ पर एक चीज़ और मैं आपको ध्यान दिला दूं कि इसके जांच क्षेत्र का विस्तार इसके माध्यम से किया गया है। ठीक है? ईडी को राज्य सरकार से अनुमति लिए बिना भी जांच का अधिकार दिया जाता है। ये इसमें एक बड़ी विशेषता है। ठीक है? और इसी कारण से इसका जो विस्तार है बहुत अधिक व्यापक हो जाता है। जो सीबीआई है, सीबीआई कहीं भी यदि जांच करना चाहेगी तो उससे वहाँ के राज्य सरकार से अनुमति लेनी होगी। क्लियर? लेकिन जो ईडी है, ईडी को किसी राज्य सरकार से अनुमति नहीं लेनी होगी। बस केवल यह जरूरी होगा वहाँ पर कि जो राज्य की पुलिस है या फिर अन्य कोई जांच एजेंसी है उसने एफआईआर दर्ज करा दिया हो। जब एफआईआर दर्ज है तब फिर ईडी अपने स्तर से और अपने स्वविवेक से जांच कर सकता है। उसे राज्य सरकार की अनुमति की आवश्यकता नहीं होती है। बस केवल जरूरी ये होता है कि एफआईआर दर्ज किया गया है। क्लियर? यहाँ पर ये चीज़ आपको समझनी है। और जो एनआईए है, एनआईए की चर्चा अभी हमने की कि नेशनल इन्वेस्टिगेशन एजेंसी जो होता है वो आतंकी गतिविधियों के कॉन्टेक्स्ट में बहुत व्यापक एजेंसी के तौर पर काम करता है। जो भी आतंकी गतिविधियां संभावित हैं या फिर हुई हैं उसकी जांच में यह बड़ी भूमिका निभाता है। हाल ही की खबर है कि एनआईए ने पीएफआई यानी कि पॉपुलर फ्रंट ऑफ इंडिया नाम के एक संगठन के कई ठिकानों पर छापेमारी की है ना। खैर यह एक अलग मुद्दा है, लेकिन जो ईडी है, ईडी का जो कॉन्टेक्स्ट है इससे कहीं अधिक व्यापक हो जाता है। इसका जो दायरा है एनआईए से इस सेंस में ज़्यादा बड़ा हो जाता है क्योंकि जो एनआईए है, यहाँ पर ध्यान रखिएगा कि जो एनआईए है इसका जो विस्तार क्षेत्र है कुछ सीमित मामलों तक ही है ना, सीमित मामलों तक ही एनआईए जांच कर सकता है। क्लियर? लेकिन जो ईडी है, ईडी का जो विस्तार है वो इससे भी कहीं अधिक, है ना, 30 से भी अधिक कानून को यह अपने दायरे में रखता है। क्लियर? तो ये यहाँ पर इसकी एक बहुत बड़ी विशेषता मानी जाती है। मैंने कहा है कि कई मामलों में सीबीआई से और एनआईए से भी अधिक शक्ति किसके पास में है? तो इसके पास में है, ईडी के पास में है, इन्फोर्समेंट डायरेक्टोरेट के पास में है। चलिए आगे बात करते हैं। आगे क्या है? ईडी को लेकर करके, ईडी की कार्रवाइयों को लेकर करके आपत्ति दर्ज की जाती है और साथ ही ईडी अपनी कार्रवाइयों को सही बताता है ना। दो अलग अलग संदर्भ हैं। एक संदर्भ ये है कि जो प्रवर्तन निदेशालय गतिविधियां करता है इसके ऊपर में यह आरोप लगाया जाता है कि यह जानबूझ करके इस तरीके से जांच करता है, लेकिन दूसरी तरफ प्रवर्तन निदेशालय का कहना है कि नहीं, हम जो जांच करते हैं वो सही तरीके से करते हैं और इस लिहाज से हम जो भी कदम उठाते हैं इसमें किसी भी स्तर पर कोई दबाव नहीं रहता है। यहाँ पर एक चीज़ और मैं आपको बता दूं कि जो ईडी है, ईडी के कॉन्टेक्स्ट में कुछ चीज़ें आपको यहाँ पर समझनी है, तभी आप इस तर्क को समझ पाएंगे। पहली बात तो ये है दोस्तों कि यह जो जांच एजेंसी है यह जांच तो करती ही है
है ना, जांच करने का काम, साथ ही यह गिरफ्तारी भी करती है ना, गिरफ्तारी भी करती है, किसी को अरेस्ट भी कर सकती है। तीसरा, यह जो है जमानत की कड़ी शर्तें, इसके माध्यम से यदि किसी व्यक्ति को गिरफ्तार किया जाता है तो फिर उसमें जमानत की कड़ी शर्तें लागू की जाती हैं। उसमें जमानत की कड़ी शर्त यह रहती है कि यदि जो मजिस्ट्रेट होता है, क्योंकि मजिस्ट्रेट ही जमानत देता है, तो जो मजिस्ट्रेट होता है उसको यदि प्राइमा फेसाई यानी कि प्रथम दृष्टया यदि लगता है कि जिस व्यक्ति को गिरफ्तार किया गया है वह व्यक्ति निर्दोष नहीं है, तब वह जमानत नहीं देगा। ये यहाँ पर एक बहुत बड़ी बात है ना। यह बात अपने आप में बहुत ही महत्वपूर्ण है, क्योंकि जमानत न मिलने के कारण कई ऐसे लोग हैं जो कि 2 से 7 साल तक कैद में चले जाते हैं, है ना। तो ये यहाँ पर एक बहुत महत्वपूर्ण तथ्य है ईडी के कॉन्टेक्स्ट में, यहाँ पर इसको आप ध्यान में रखिएगा। क्या है कि जमानत की कड़ी शर्तें यहाँ पर लागू की जाती हैं, और इसमें कड़ी शर्त क्या है कि यदि, यहाँ पर मैं लिख देता हूँ स्पष्ट तौर पर, यदि मजिस्ट्रेट प्रथम दृष्टया जो अभियुक्त है ना, अभियुक्त को निर्दोष न समझे, ठीक है। यदि मजिस्ट्रेट प्रथम दृष्टया अभियुक्त को निर्दोष न समझे तो समझिए कि उसकी जमानत अब मिलेगी ही नहीं, है ना, उसे बेल मिलेगा ही नहीं, ठीक है। और यदि मजिस्ट्रेट को लगता है कि नहीं, यह जो व्यक्ति है जिसे गिरफ्तार किया गया है प्रवर्तन निदेशालय के द्वारा, वह बेवजह उसे गिरफ्तार किया गया है, केस में कोई दम नहीं है, मामले में कोई दम नहीं है, तो फिर उसे वह जमानत दे सकता है। ये एक बड़ी शर्त यहाँ पर सामने आ जाती है। क्लियर। इसके अलावा ईडी के संदर्भ में, ईडी की शक्ति के संदर्भ में एक बात और महत्वपूर्ण हो जाती है कि ईडी को यदि कोई भी व्यक्ति गवाही देता है, जो भी अभियुक्त पकड़ाता है उसने यदि ईडी के सामने में गवाही दी तो उसकी गवाही को साक्ष्य माना जाता है कोर्ट में। ये यहाँ पर बहुत बड़ी बात है, इसको ध्यान में रखिएगा कि अभियुक्त की गवाही न्यायालय में साक्ष्य के तौर पर प्रस्तुत की जा सकती है, न्यायालय में साक्ष्य। क्लियर। ये यहाँ पर एक बहुत बड़ी बात है, और ये दोनों जो पॉइंट नंबर 3 एंड पॉइंट नंबर 4 है, इस कारण से ईडी की शक्ति कहीं अधिक व्यापक, कहीं अधिक मजबूत हो जाती है। और दरअसल ये महत्वपूर्ण वजहें हैं जिनके कारण इस पर आरोप भी लगते रहते हैं कि भाई ईडी जो है बहुत अधिक कड़ा शिकंजा कसता है। क्लियर। लेकिन इसका क्या कहना है? इसका ये कहना है कि हम जो भी काम करते हैं, जो भी हम गतिविधि करते हैं, हम अपने मन से नहीं करते हैं, है ना, हम जानबूझकर करके नहीं करते हैं। हम तभी कोई भी गतिविधि करते हैं जब तक कि जो राज्य की पुलिस है या फिर अन्य जो जांच एजेंसियां हैं उन्होंने एफआईआर दर्ज करा दिया हो, तभी हम उसमें हस्तक्षेप करते हैं। ये मैंने आपको शुरू में भी बताया। क्लियर। और साथ ही प्रवर्तन निदेशालय ने यहाँ तक दावा किया है कि हम कोई भी जांच करते हैं तो उसको बहुत अच्छे से तफ्तीश करते हैं, उसको इसकी स्क्रूटनी करते हैं, जांचते हैं, चेक करते हैं कि इस मामले में क्या चीज़ें हैं। और जो भी हम चार्जशीट दाखिल करते हैं कोर्ट में, न्यायालय में, वो सभी जो चार्जशीट हैं वो न्यायालय की संज्ञान में रहते हैं, है ना। तो ऐसा नहीं है कि हम कुछ भी यूं ही कर देते हैं। ये तर्क किसका है? ये तर्क है ईडी का, है ना, प्रवर्तन निदेशालय का। इस तरीके से यह अपना पक्ष रखता है। क्लियर। तो अभी की चर्चा में हमने प्रवर्तन निदेशालय के कॉन्टेक्स्ट में जो भी आरोप लगते हैं, जो ईडी का तर्क है और यह किस तरीके से काम करता है, इसका विस्तार क्षेत्र कितना बड़ा है, क्यों ये अधिक प्रभावशाली दिखता है, और अन्य जो महत्वपूर्ण जांच एजेंसियां हैं जिसके बारे में हमने चर्चा की, उसके बारे में
जो स्थितियां हैं उनकी तुलना में ईडी की शक्ति कैसी महत्वपूर्ण हो जाती है, कितनी अधिक व्यापक हो जाती है, ये सभी बातें आज की चर्चा में हमने की। इसके आधार पर जो सवाल बन सकता है वो सवाल एक बार देख लीजिए। क्या आपको लगता है कि एक जांच एजेंसी द्वारा की जा रही कार्रवाई राजनीति प्रेरित होती है? प्रवर्तन निदेशालय की हालिया गतिविधियों के विशेष संदर्भ में, है ना, विशेष आलोक में टिप्पणी कीजिए। क्लियर? बहुत ही महत्वपूर्ण सवाल है। यहाँ पर आपको बहुत ही बैलेंस्ड उत्तर देना है, संतुलित तरीके से उत्तर देना है। यहाँ पर यह बताना है कि कभी कभी ऐसी सूचनाएं मिलती हैं, ऐसी अफवाहें या फिर ऐसी खबरें मिलती हैं कि इससे प्रतीत होता है कि जो जांच एजेंसी है वो राजनीति प्रेरित हो सकती है। लेकिन यदि हम वस्तु स्थिति को देखें, उसे हम अच्छे तरीके से टटोलें, तो फिर जांच एजेंसी निसंदेह तौर पर अपनी सीमा में रहते हुए अपने अधिकारों का प्रयोग करती है, अपने कार्यक्षेत्र का प्रयोग करती है ना। और प्रवर्तन निदेशालय के कॉन्टेक्स्ट में जो हालिया गतिविधियां रही हैं, इसने जो छापेमारी की, कहाँ पर छापेमारी की है, ये आपका विषय नहीं है। ये आपको उत्तर में नहीं लिखना है कि इसने कहाँ पर छापेमारी की है। बस ये आपको बताना है कि यह अपने कार्यक्षेत्र में रहते हुए अपनी शक्तियों का पूर्ण तौर पर इसका इस्तेमाल करती है। कौन कौन सी शक्तियां हैं वो आपको बता देनी है, और जो ईडी का तर्क है वो आपको बता देना है। तो आज की चर्चा हम यहीं पर समाप्त करते हैं। मुद्दे की बात कार्यक्रम में किसी और महत्वपूर्ण टॉपिक के साथ आपसे फिर होगी मुलाकात। तब तक के लिए ऑल द बेस्ट।